इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट एक्सिलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। तो भाई हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, हमें लीनियर मोमेंटम निकालना है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेटा, के 2m के ये होता है आपके पास लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूं मैं चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां पे आ जाएगा आपके पास 2m का अंडर रूट, आ जाएगा आपके पास p। तो लीनियर मोमेंटम निकालना है तो 2 है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सॉरी ये चार्ज आ गया, मास आएगा आपके पास 9.1 इंटू 10⁻31, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट इस्तेमाल करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, अनअकैडमी प्रोडिजी का जो है टेस्ट होने जा रहा है 23 जनवरी से 10 AM ऑनवर्ड्स, और इस अनअकैडमी प्रोडिजी में यदि आप एक्सेल करते हैं तो आप 20 लाख तक का जो है कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। ये जो टेस्ट है ये क्लास 7th, 8th, 9th, 10th और 11th और 12th के स्टूडेंट्स जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खासकर होने वाला है। इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पर compete तो कर ही रहे होंगे, और साथ में एक्साइटिंग ऑफर्स और प्राइजेस, स्कॉलरशिप भी जो है यहाँ पे होने वाली है, जो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। इसमें एनरोल करने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। आप यहाँ पे कोड जब भी आपको मांगे तो आप ये कोड जो है जरूर एंटर करना वहां पे। अब यहाँ पे प्राइजेस और स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। तो रैंक 1 मैकबुक एयर, रैंक 2-3 आईफोन, रैंक 4 और 5 एप्पल आईपैड, और रैंक 6 to 40 के लिए अमेजॉन इको डॉट, और रैंक 41 से 100 के लिए अमेजॉन के वाउचर्स यहाँ पे मिलेंगे। और टॉप 500 बच्चों को जो है अलग अलग स्लैब्स में जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे लिखी हुई है कि टॉप 10 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप, और 11 से 25% जो रैंक के बच्चे हैं उनको 75 स्कॉलरशिप, एंड सो ऑन अप टू 500 रैंक तक स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगी। बस आपको जो है इस पेपर में जो है आपको एक्सेल करना है। अब इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी एक प्रैक्टिस टेस्ट है। अब इस प्रैक्टिस टेस्ट कब होने जा रहा है, 16 जनवरी को जो है ये टेस्ट होने जा रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट। और इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए फ्री में आप NKC सर लाइव जो है कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा। आप प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, आपको पता लगेगा कि प्रोडिजी में किस तरह के सवाल आने वाले हैं, और अनअकैडमी प्रोडिजी को जो है आप एकदम बढ़िया एक्सेल अच्छे मार्क्स लाइए और स्कॉलरशिप और इनाम जो है जीतिए। उसके बाद कुछ बैचेस की इंफॉर्मेशन है। ये एक फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच जो है स्टार्ट होने जा रहा है 19 जनवरी को। ये सिर्फ यही बैच नहीं, तीनों ही बैचेस जो है 19 जनवरी को जो है लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में जो है टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। ये बैच रिवीजन के लिए है, जेई मेन 2022 के लिए। ये जेई मेन और एडवांस के लिए जो है ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ये 2023 के मेन और एडवांस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है, और ये लास्ट मिनट रिवीजन कोर्स है जो जेई मेन 2022 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। इस बैच में जो है 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, और थ्योरी और MCQ जो है वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वो तो जेनरिक सी बात है। ये क्लास 11th और 12th जो है प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी, और डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एजुकेशन कोटा के लोग जो है यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, और बैकलॉग कवरेज जो है यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। ये भी 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है। टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाएंगे, और MCQs और ढेर सारे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे बताए जाने वाले हैं। इसके बाद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है जेई मेन 2022 के लिए यहाँ पे हो रही है, और ये 23 जनवरी को होगा, और हर संडे 2 से 5 बजे ये टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पर तो compete कर ही रहे होंगे, ये बताने की अब जरूरत नहीं है कि ऑल इंडिया लेवल पे compete कर रहे होंगे, आपको पता है ऑल इंडिया लेवल पे compete कर ही रहे होंगे। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्यूरेट किए हैं बहुत ही एक्सपीरियंस टॉप एजुकेटर्स ने, और डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है आपको इन क्वेश्चंस का मिलने वाला है एग्जाम के बाद, और आपको यहाँ पे जो है टेस्ट रिपोर्ट जो है मिलने वाली है। जो आपने टेस्ट दिया है, जिस तरह से आपने सवाल अटेम्प्ट किए हैं, जितने टाइम में कितने सवाल छोड़े हैं, ये सारी रिपोर्ट आपको डिटेल आपको मिलने वाला है। उस रिपोर्ट की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके जो वीक एरियाज हैं, और उनको इम्प्रूव कर सकते हैं जेई मेन से पहले। और 200 लर्नर्स इस टेस्ट सीरीज में उनको स्कॉलरशिप जो है मिलने वाला है, और इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। अब सबसे बेस्ट न्यूज़ जो है वो ये है कि प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन जो है, यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी बाय करते हैं तो 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, और यदि आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलने वाला है।
और ये जो ऑफर है ये वैलिड है 17 से 19 जनवरी तक। तो फटाफट से जो है जाइए और इस ऑफर को जो है ग्रैब कर लीजिए यदि आप ये मेंबरशिप जो है खरीदना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 0.3 नैनोमीटर। तो काइनेटिक एनर्जी पूछा है आपसे इलेक्ट्रॉन का जिसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ इतना है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको पता है, तो h बाई लैम्डा से आप क्या निकाल सकते हैं, लीनियर मोमेंटम निकाल सकते हैं। h की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। लैम्डा की वैल्यू कितनी है बेटा, लैम्डा की वैल्यू है 0.3 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। तो ये लीनियर मोमेंटम मिल गया। तो यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। कैसे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। आपको आंसर यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इफ nr एंड nv denote the number of photons emitted by a red bulb and violet bulb of equal power है दोनों बल्ब्स की, और एक गिवन टाइम में बात कर रहे हैं, तो पूछा गया है कि nr और nv में से कौन ज्यादा कौन कम होने वाला है। देखिए बेटा, हमारे पास एक बल्ब है B1, एक बल्ब है B2। अच्छा, ये रेड और वायलेट है, तो ये इसको BR कर दीजिए और इसको BV कर दीजिए। ये रेड है और ये वायलेट है। अब पावर इनकी बराबर है, टाइम इंटरवल बिल्कुल बराबर है, टाइम इंटरवल बराबर है और इनका पावर भी बिल्कुल बराबर है। तो आपसे नंबर ऑफ फोटॉन्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, मैं जानता हूं कि पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। यदि पावर में डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे बल्ब से निकलने वाली टोटल एनर्जी पता चल जाएगी इस टाइम इंटरवल में। ये क्या है बेटा, पावर इंटू डेल्टा टी, यानी कि टोटल एनर्जी बल्ब से निकलने वाली कौन सी एनर्जी है, जो बल्ब से निकलने वाली है, और इसको मैं किसके बराबर कर सकता हूं, नंबर ऑफ फोटॉन्स, और एक फोटोन की एनर्जी है hc बाय लैम्डा। ये मैं किसी भी बल्ब के लिए लिख सकता हूं। तो देखिए ध्यान से कि ये दोनों बल्ब के लिए बराबर है, ये दोनों बल्ब के लिए बराबर है, ये दोनों बल्ब के लिए बराबर है। तो इसका मतलब n बाय लैम्डा जो है वो कांस्टेंट आ जाता है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स डिवाइडेड बाय लैम्डा कांस्टेंट हमें यहां पर मिल जाता है। तो पहले वेवलेंथ के बारे में देखिए कि वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होता है। विब ग्योर जो है इस तरीके से जो है वेवलेंथ वेरी करती है। विब ग्योर, ये वेवलेंथ का ऑर्डर होता है। वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो भाई यहां देखिए कि वायलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है और रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है। तो यदि नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात करें तो लैम्डा जिसका छोटा है उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स भी कम होनी चाहिए, और जिसका लैम्डा ज्यादा है उसका नंबर ऑफ फोटॉन्स भी ज्यादा होना चाहिए। देख सकते हैं कि तभी इनका रेशियो कांस्टेंट आ सकता है। जब ये बड़ा है तो ये भी बड़ा होना चाहिए, ये छोटा है तो ये भी छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां से साफ पता चल जाता है कि रेड जो हमारे पास बल्ब है उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द वायलेट। सो आंसर वुड बी NR ग्रेटर देन NV। तो बी ऑप्शन जो है आप टिक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल। क्वेश्चन में आपको दिया है द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड यूजिंग 3 डिफरेंट मेटल प्लेट्स P, Q एंड R। तो हमारे पास 3 अलग अलग तरह की प्लेट्स हैं, P, Q और R उनके नाम हैं। हैविंग वर्क फंक्शंस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट respectively. A light beam containing wavelength of 550 nanometer, 450 nanometer and 350 nanometer with equal intensities. इनकी इंटेंसिटी क्या है, इक्वल है। Illuminates each of the plates. The correct IV graph for the experiment is equal to. तो हमें करंट और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ है वो बताना है कैसा होगा इन चारों ऑप्शंस में से। ठीक है, तो सवाल आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि हमारे पास 3 तरह की प्लेट्स हैं। एक प्लेट है P, दूसरी प्लेट है Q और तीसरी प्लेट है R। तीसरी प्लेट है आपके पास R। अब इन तीनों प्लेट्स का जो वर्क फंक्शन है वो आपको दिया हुआ है। इसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका वर्क फंक्शन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका वर्क फंक्शन है बेटा आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। एक लाइट बीम है जिनमें 3 तरह की वेवलेंथ प्रेजेंट है। तो 3 तरह की वेवलेंथ जो है यहाँ पर गिराई जाती हैं, 3 तरह की वेवलेंथ यहाँ पर गिराई जाती हैं, यहाँ पर भी 3 तरह की वेवलेंथ गिराई जाती हैं
और यहाँ पर भी 3 तरह की वेवलेंथ जो है वो गिराई जाती है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो ऐसा नहीं होगा, बल्कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ पर कनेक्टेड है एक बैटरी इस तरीके से, और बैटरी का वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट किया जा सकता है, और यहाँ से एक पाइप लगा हुआ है और यहाँ से जो है लाइट गिराई जा रही है इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी प्लेट है, ये आपकी इमीटर प्लेट है, ये आपकी कलेक्टर प्लेट है। इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे एक बार प्लेट P को लगाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक बार प्लेट Q को लगाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक बार प्लेट R को लगाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। ये मैंने सिंप्लीफाइड वर्जन जो है आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब क्योंकि कहा गया है कि जो लाइट की इंटेंसिटी है तीनों ही केसेस में वो बिल्कुल बराबर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल 3 केसेस, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब यहां पर कोई भी वोल्टेज नहीं लगाया होगा, यदि यहां पे वोल्टेज 0 के बराबर है, यहां पे वोल्टेज 0 के बराबर है, तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो करंट होने वाला है वो सेम होने वाला है, बिकॉज जो सैचुरेशन करंट होता है, जो करंट होता है इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर, और इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट हम यहां पर गिराएंगे उतना ही ज्यादा करंट होने वाला है। हम जानते हैं कि इंटेंसिटी और करंट के बीच में एक डायरेक्टली लीनियर रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एक लीनियर ग्राफ हमें मिलता है कुछ इस तरीके से। यदि यहाँ पे इंटेंसिटी है, यहाँ पे आपके पास करंट है, तो इस तरीके से आपको एक ग्राफ मिलता है, लीनियरली जो है वो चेंज होता है। तो इंटेंसिटी क्योंकि तीनों की बराबर है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि वोल्टेज 0 होने पर तीनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे होंगे। तो जब कोई भी वोल्टेज नहीं लगाया होगा तो मैं कह सकता हूं कि तीनों ही प्लेट्स हैं, इनसे एक बराबर करंट निकलेगा। तो यहां पे ऑप्शन देखिए कि 0 वोल्टेज लगाने पर, 0 वोल्टेज लगाने पर यहां पे 0 वोल्टेज 0 वोल्टेज 0 वोल्टेज 0 वोल्टेज, तीनों एक ही पॉइंट से निकलने चाहिए, तीनों एक ही पॉइंट से निकलने चाहिए। इसमें एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, इसमें अलग अलग पॉइंट से निकल रहे हैं, इसमें एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, इसमें अलग अलग पॉइंट से निकल रहे हैं। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ तो बिल्कुल ही रेस से बाहर हो चुके हैं। अब बारी आती है इस ग्राफ की और इस ग्राफ की। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं यहां पर ध्यान से कि जो वर्क फंक्शन है बेटा, वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो हमारे पास वेवलेंथ आकर गिर रही हैं वो 350, 450, 550 है। तो मैं इन तीनों लाइट्स के जो फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी निकाल लेता हूं एक बार। तो मैं फोटॉन की एनर्जी निकाल लेता हूं जो 350 नैनोमीटर लाइट का है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको अप्रॉक्सीमेटली 12500 माना जा सकता है, बिकॉज हमें सिर्फ ग्राफ बनाना है। तो मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ले सकता हूं, कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमें सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है, हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है। तो इतना वेरिएशन आप ले सकते हैं। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 25 डिवाइडेड बाय 7 आपको मिलेगा ये 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ये आपको फोटोन की एनर्जी मिलने वाली है। जो आपके पास दूसरा फोटोन होगा उसकी एनर्जी निकाल लेंगे 12500 डिवाइडेड बाय 4500 0000 25 डिवाइडेड बाय 9 18 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास यहाँ पे आपको मिलेगा। और आप ऐसे करेंगे E3 तो आपको मिलेगा 12500 डिवाइडेड बाय 5500 0000 25 डिवाइडेड बाय 11, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आराम से। तो ये 3 वैल्यूज मैं कैलकुलेट कर चुका हूं कि ये फोटॉन्स की इतनी इतनी एनर्जी आपको मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि फोटोन की एनर्जी इतनी है, फोटोन की एनर्जी इतनी है, तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, यानी कि के मैक्स की वैल्यू अब निकालने जा रहा हूं। तो यहां पे देखिए के मैक्स की वैल्यू जो है कितनी कितनी हो सकती है, ध्यान से देखिए के मैक्स की वैल्यू। अब यदि ये वाली लाइट आएगी तो यहां पर मैं कह सकता हूं ये वाली लाइट यदि आएगी 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी मैं निकाल सकता हूं, कितनी आ जाएगी आपके पास 3.5 - 2 यानी कि 1.5। और क्या होगा, जो आपके पास दूसरी लाइट है ये वाली लाइट, यहां से भी एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 2.7
-2 कितना आ जाएगा आपके पास 2.7 -2 यानी कि 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके बाद जो तीसरा आपके पास लाइट है इसमें फोटोन की एनर्जी है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तीन तरह के इलेक्ट्रॉन जो है, तीन तरह की इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जिनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी इतनी होने वाली है। और भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे लेकिन उनमें जो लीडर्स होने वाले हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, वो इस तरीके के होंगे। अब बात करते हैं इस प्लेट की। तो ये प्लेट का वर्क फंक्शन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगी, इस वाले फोटोन से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। सही बोल रहा हूं? नहीं, ये वाले फोटोन से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये दोनों ही यहां पर फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो यहां पर मैं Kmax की वैल्यू लिखूंगा, Kmax इज इक्वल टू ये वाला फोटोन निकालेगा इलेक्ट्रॉन, सो 3.5 माइनस 2.5 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो दूसरा वाला फोटोन है ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा 2.7 माइनस 2.5 इज 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहां पे यदि बात करें यहाँ का वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होने वाली है वो कितनी होने वाली है 3.5 माइनस 3 यानी कि 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो बाकी के दो फोटॉन्स हैं इनकी वैल्यू जो है वर्क फंक्शन से कम है। इसका मतलब ये दोनों जो लाइट हैं ये इलेक्ट्रॉन तो निकाल ही नहीं पाएंगी, तो ध्यान से देखिए बेटा, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हमें इस प्लेट में मिल रहे हैं, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाएंगे तो इसमें ज्यादा हमें एफर्ट लगाना होगा, बिकॉज सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को हमें रोकना है। इसका मतलब इस वाले केस में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज सबसे हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इस वाली प्लेट में मिल रहे हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं वो इसमें मिल रहे हैं क्यू प्लेट में, और उसके बाद जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं वो इस वाली प्लेट में मिल रहे हैं। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड पी वाली प्लेट में ज्यादा आएगा, उसके बाद क्यू में आएगा, उसके बाद आर में आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें पी क्यू आर, पी का सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होना चाहिए। तो इस ग्राफ में देखें, यदि इस वाले ग्राफ में देखें तो यहाँ क्यू का ग्राफ है ऐसा, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यू का सबसे ज्यादा यहां पर दिया हुआ है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है क्यू का सबसे ज्यादा दिया हुआ है, उसके बाद बारी आ रही है आर की, उसके बाद बारी आ रही है पी की। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल का यहां पर आपको गलत ऑर्डर दिया हुआ है। अब यहां पर देखते हैं आर का पोटेंशियल सबसे कम। अच्छा, ये प्लेट कौन सी, एक बार चेक कर लो। ये प्लेट है हमारे पास पी का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका ही होना चाहिए यहां। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पी का ये है और क्यू का ये है। अच्छा, ये पी ही है क्या? अच्छा, ये पी है भैया। अच्छा, ये पी है, ये पी है और ये आर है, ये पी है और ये आपका क्यू है। ये है क्या? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पी क्यू आर ऐसा क्यों दिया इन्होंने, और यहां पर पी क्यू आर नहीं, इस ग्राफ में थोड़ा सा गड़बड़ है। स्टॉपिंग पोटेंशियल पी का सबसे ज्यादा होना चाहिए मैग्नीट्यूड में। समझ रहे हैं ना क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन है हाईली एनर्जेटिक वो मिल रहे हैं हमें पी वाली प्लेट में, तो आई थिंक ये पी होना चाहिए। तो आई थिंक ग्राफ में कुछ मिस्टेक है, तो ये पी है, ये क्यू है और ये आर होना चाहिए। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल्स का ऑर्डर होना चाहिए। अब एक और बात करते हैं किसकी, फोटो करंट की बात करते हैं। सैचुरेशन के समय पर जो फोटो करंट होगा उस सर्किट में, तो वो कैसे देखेंगे? फोटो करंट यदि हमें देखना है तो हम देख पा रहे हैं कि इंटेंसिटी जो है इन सब की बराबर है, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है इस पी वाली प्लेट में से निकल रहे हैं। यहां से यहां जो है तीनों की तीनों लाइट जो है इलेक्ट्रॉन्स निकाल रही हैं। यहां पर सिर्फ 2 लाइट्स जो है इलेक्ट्रॉन निकाल पा रही हैं, यहां पर सिर्फ एक ही लाइट जो है जो इलेक्ट्रॉन निकाल पा रही है। इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पर पैदा होंगे उस बीम से, उसके बाद इस पर, उसके बाद इस पर, यानी कि पी का जो सैचुरेशन करंट है सबसे ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद क्यू, उसके बाद आर। तो यहाँ पे सैचुरेशन करंट्स का ऑर्डर देखें तो यहाँ पर पी का सैचुरेशन करंट सबसे ज्यादा है, फिर क्यू का, फिर आर का। इसका मतलब सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास डी ऑप्शन दे रखा है। ठीक बात आई समझ में? अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कुछ ऐसा, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन सरफेस absorbing 40% of the light and reflecting the rest. If the incident beam carries 60 watt of the power, the force exerted by it on the surface is equal to. तो हमें फोर्स कैलकुलेट करना है यदि ये 40% एब्जॉर्ब कर लेते हैं, 60% रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि ये हमारे पास वो सरफेस है और जो फोटॉन्स आ रहे हैं उनका लीनियर मोमेंटम मैं मान लेता हूं p के बराबर है, और जब जो फोटॉन्स रिफ्लेक्ट होंगे
तो उनका लीनियर मोमेंटम कितना होगा बेटा, ध्यान से देखो 40% ये एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट को, यानी कि सिर्फ 60% को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 0.6 इंटू पी के बराबर लीनियर मोमेंटम होगा फोटॉन्स का। तो यहाँ पे यदि चेंज की यदि बात करें तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम यहाँ पर हमें मिल रहा है 1.6 पी के बराबर, ये लीनियर मोमेंटम में चेंज है। और यदि मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ डेल्टा टी से यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है क्या, फोर्स की वैल्यू मिल जाती है। अब ये एक्सप्रेशन मुझे कैलकुलेट करना है, कैसे करूंगा देखिए ध्यान से। सो 1.6 ये लीनियर मोमेंटम बेटा पावर नहीं है, और लीनियर मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, हम जानते हैं u बाई सी के बराबर होता है, u बाई सी के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे 1.6 p को लिखूंगा u एनर्जी ऑफ फोटॉन्स डिवाइडेड बाई c, और ये आपके पास है डेल्टा टी। अब u अपॉन डेल्टा टी एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ये हम पावर लिख सकते हैं, एवरेज पावर। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 1.6 इंटू पावर डिवाइडेड बाई सी। तो यहाँ पे लिखिए वैल्यूज 1.6 इंटू पावर जो है 60 वॉट है डिवाइडेड बाय सी का मतलब है 3 इंटू 10⁸8। 3 से चला गया है ये 20 टाइम्स, और ये आ गया आपके पास 32 राइट, 32 इंटू 10⁻⁻8। तो यहाँ से आपको मिल जाता है 3.2 इंटू 10⁻⁻7। ये आपको मिलने वाला है फोर्स की वैल्यू विच इज एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा है। आंसर वुड बी 3.2 10⁻⁻7। ऑप्शन नंबर बी आप टिक कर सकते हैं। बात आई समझ में? अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Photons of energy 6 electron volt are incident on a metal surface whose work function is 4 electron volt. The minimum kinetic energy of the emitted photoelectrons is equal to। तो जो लोग जल्दीबाजी कर रहे होंगे वो क्या करेंगे, वो एक ही फॉर्मूला आता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू माइनस ऑफ फाई नॉट एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोन का जो वर्क फंक्शन है मेटल का वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को टिक करके आ जाएंगे। लेकिन ये गलत है, बिकॉज हमसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं, हमसे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है बेटा, 0 हो सकती है, बिकॉज ऐसा पॉसिबल है कि फोटॉन्स आकर यहां पर गिर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन ये एटम जो है ये इसको एब्जॉर्ब कर ले, इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लें और क्या हो, यहां से निकलें, लेकिन अपने नेबरिंग इलेक्ट्रॉन से वो टकरा जाएं, नेबरिंग इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएं, और जो एनर्जी उन्होंने गेन की है फोटॉन्स के द्वारा वो एनर्जी को लूज कर दें। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिनिमम 0 भी हो सकती है, मिनिमम 0 भी हो सकती है, और मैक्सिमम जो है कितनी हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है h न्यू माइनस फाई नॉट के बराबर। ठीक है, तो आंसर जो है हमारा मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का वो 0 होने वाला है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अ पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट डिकेज इन 2 masses m1 and m2 with non-zero velocities. The ratio of de Broglie wavelengths of the particle λ1 and λ2 is equal to। तो पहले आपके पास जो पार्टिकल है वो रेस्ट में है, इसका टोटल मास में मान लेता हूं m1 प्लस m2 है, और ये फट जाता है 2 पार्ट्स में, एक इसका मास है m1, दूसरा मास है आपके पास m2, और हम ये बात जानते हैं कि ये ऑपोजिट वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। तो मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैसे कि क्योंकि पूरे सिस्टम पर कोई भी फोर्स एक्सटर्नल नहीं है, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम जो है कंजर्व रहने वाला है बिफोर एंड आफ्टर। तो पहले जो मोमेंटम है 0 के बराबर है, बाद में मोमेंटम की बात करें तो इसका मोमेंटम मान लेते हैं p1 के बराबर है, इसका मोमेंटम जो है किसके बराबर है, p2 के बराबर है, m1 b1 m2 b2 कह सकते हैं। अब इनके लीनियर मोमेंटम के बारे में कह सकता हूं कि p2 वेक्टर जो है किसके बराबर होने वाला है, माइनस ऑफ p1 वेक्टर के बराबर होने वाला है। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन ऑपोजिट होने वाली है, जो मैंने ऑलरेडी दिखा दी है। और इनके मैग्नीट्यूड्स यदि ले लें तो आपको मिलता है यहाँ पे p2 इज इक्वल टू p1, यानी इनके मैग्नीट्यूड्स आपस में बराबर होंगे। तो पूछा क्या गया है आपसे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो कितना होगा। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। अब h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, जो फिक्स्ड है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। आपके पास आ जाता है लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन p। अब इनके लीनियर मोमेंटम बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके लैम्डा भी बराबर होंगे। तो लैम्डास का जो रेशियो आने वाला है वो 1:1 आपको मिल जाएगा। 1:1 वुड बी आवर आंसर।